गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट, अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में हम क्यों पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र में किन विषयों का, किन बातों का, किन फैक्ट्स का अध्ययन किया जाता है, क्या स्टडी करते हैं हम इस सब्जेक्ट के अंदर, आज हम एक तो ये जानने वाले हैं। दूसरा, अर्थशास्त्र में और अर्थव्यवस्था में दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर पाया जाता है। एक इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट के रूप में, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र की, किसी देश की व्यवस्था, किसकी व्यवस्था, अर्थ की व्यवस्था। क्योंकि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है, अगर एडम स्मिथ जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, उनकी परिभाषा में सबसे छोटी परिभाषा को अगर हम देखें तो अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। धन का विज्ञान ही अर्थशास्त्र है। तो आप समझ सकते हैं ये सबसे छोटी परिभाषा है। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि अर्थशास्त्र क्या है, तो अर्थ का शास्त्र है, अर्थ क्या यानी धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ ने कहा है, जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। हम बेसिकली जानेंगे अर्थशास्त्र को जो डिवीजन किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम किन फैक्ट्स को, किन बातों का अध्ययन करते हैं, कौन से सिद्धांत पढ़ते हैं। इसके अलावा समष्टि अर्थशास्त्र जो कि एक विषय के रूप में, अलग से एक ब्रांच के रूप में, विषय तो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के अंदर ही हम डिवीजन करके माइक्रो और मैक्रो को पढ़ते हैं, व्यष्टि और समष्टि को। जो समष्टि अर्थशास्त्र है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये एक अलग ब्रांच के रूप में उभरा आर्थिक मंदी के दौरान। और समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जनक कहा जाता है कीन्स को। आज हम कीन्स के बारे में भी जानेंगे, उनकी बुक के बारे में भी जानेंगे। अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था दोनों में मूलभूत क्या अंतर पाया जाता है, एक तो ये बात जानने वाले हैं। दूसरा, हम जानेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था के सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कौन सी चुनौतियां हैं, क्यों हमें प्रबंधन की आवश्यकता होती है। क्योंकि अर्थशास्त्र को सिंपली हम देखें तो बात यह है कि हमारी पूरी अर्थ पे नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं लिमिटेड, नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, संसाधन सीमित हैं। उसकी तुलना में हमारी नीड्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं। तो सीमित संसाधनों के साथ असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन लिमिटेड रिसोर्सेज को मैनेज करना पड़ेगा, प्रबंधन करना पड़ेगा। तो संसाधनों का विवेकशील प्रबंधन किस तरह से किया जा सकता है, ये हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र के अंदर। सिद्धांत पढ़ते हैं, थ्योरीज पढ़ते हैं, यहाँ पे दी गई विचार पढ़ते हैं जो अलग अलग अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिए गए हैं। इसके अलावा आज हम एक ग्राफ को जानने वाले हैं, पीपीसी को, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को। ये कर्व किस तरह से ये ग्राफ खींचा जाता है, क्या ये इंडिकेट करता है, इसके बारे में जानेंगे। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में जानेंगे। अवसर लागत किसे कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि आपके आम जीवन पे भी पूरी तरह से लगता है, ये वाला फॉर्मूला जो हम अवसर लागत के रूप में पढ़ने वाले हैं कि आप कितना सेक्रीफाइस करके कितना गेन करते हैं। तो इन दोनों चीजों को हम पढ़ेंगे बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में, डे टू डे की लाइफ में जोड़ते हुए इनको एग्जाम्पल्स के साथ तो पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल बेसिक आज की क्लास रहने वाली है। देखिए, सबसे पहले जानेंगे इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट। अर्थशास्त्र जो है इसमें हम पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति, समाज और देश किस प्रकार अपने सीमित संसाधनों के साथ अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। क्योंकि संसाधन क्या हैं, सीमित हैं। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है कि दुर्लभ संसाधनों का विवेकशील प्रबंधन इस प्रकार से संबंधित है कि व्यष्टि स्तर पर व्यक्ति अपने आर्थिक लाभ को अधिकतम कर सके, और देश के स्तर पे अगर हम देखें यानी समष्टि अर्थशास्त्र में कोई देश अपने सकल घरेलू उत्पाद को अधिकतम कैसे सुनिश्चित कर सकता है, किसके साथ, इन संसाधनों के विवेकशील प्रबंधन के साथ। व्यक्ति अपने लाभ को अधिकतम, देश अपने उत्पादन को अधिकतम कैसे कर सकता है, इस बारे में हम जानते हैं अर्थशास्त्र के अंदर। बहुत से डेफिनेशन है अलग अलग जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। संसाधन सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इन्हीं सीमित संसाधनों के साथ मनुष्य अपनी आवश्यकताओं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है। संसाधन केवल दुर्लभ ही नहीं होते, यहाँ पे स्टार लगा लेना। रिसोर्सेज केवल लिमिटेड नहीं है, केवल दुर्लभ नहीं है, बल्कि इनके वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। वैकल्पिक प्रयोग किस तरह से होते हैं ये हम जानेंगे, एक लैंड का एग्जाम्पल लेकर के कि एक किसान के पास एक भूमि है। ये वैकल्पिक प्रयोग वाली बात हम समझते हैं कि एक किसान है, इसके पास ये लैंड है। अब किसान चाहे तो इस भूमि के ऊपर चावल का खेती कर सकता है, चाहे तो गेहूं की खेती कर सकता है, चाहे तो मक्का की या फिर किसी और मोटे अनाज की। यानी यहाँ पे विकल्प है,
विकल्प किसके लिए है? भूमि, लैंड क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। अब इस नेचुरल रिसोर्स के वैकल्पिक उपयोग हो सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं कि आप इसका क्या यूज करने वाले हैं। आप यहाँ पे कोई मल्टी स्टोरी बनाने वाले हैं, आप इसे मॉल में कन्वर्ट करने वाले हैं इस भूमि को, आप इस पे एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर करना चाह रहे हैं तो भी आपके पास विकल्प हैं। आप इस पे कौन सी खेती करना चाह रहे हैं, आप गेहूं की करना चाह रहे हैं, आप चावल की करना चाह रहे हैं, आप मक्का की करना चाह रहे हैं, या किसी अन्य अनाज की करना चाह रहे हैं, या आप इस पे बागानी करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, वैकल्पिक उपयोग है। तो उनमें चुनाव करना यानी चुनना एक अपने आप में चुनौती है। और ये डे टू डे की लाइफ में भी बहुत बार ऐसी आपके सामने स्थिति आ जाती है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि आपको ना चुनना पड़ता है कि मैं गेम खेलने चला जाऊं, या मैं दोस्तों के साथ घूमने चला जाऊं, या मैं बैठ के पढ़ाई कर लूं। विकल्प होते हैं हर एक व्यक्ति के जीवन में, हर दिन विकल्प रहते हैं कि वो अपना समय किसको दे। वो अपना समय काम करने पे बिताए, वो अपना समय मौज मस्ती पे बिताए, या वो अपना समय सोकर बिताए, या किसी OTT चैनल यानी ये जो प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स अदरवाइज जो भी हैं रहते हैं आजकल, तो इन पे कुछ देखते हुए टाइम स्पेंड करूं। क्योंकि इस दौर के अंदर ये एक सबसे बड़ी समस्या चल रही है कि आपका कितना वक्त केवल मोबाइल पे कुछ देखते हुए, सीरीज, मूवी या कुछ भी अदरवाइज इनको देखते हुए स्पेंड होता है, शायद ही आपको अंदाजा भी नहीं लग पाता है। तो आपके पास भी विकल्प होते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी विकल्प होते हैं कि इन संसाधनों का यूज कौन से विकल्प के साथ जाकर किया जाए। तो चुनौती यहाँ पे एक चैलेंज आ जाता है, यानी एक समस्या बन जाता है कि कौन से विकल्प को चूज किया जाए। यहाँ पे भी वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। इसीलिए संसाधनों को प्रबंधित किए जाने की क्या होती है? आवश्यकता होती है कि संसाधनों को मैनेज किया जाए। जैसे एक किसान अपनी भूमि पे गेहूं भी उपजा सकता है, चावल भी, मक्का भी, इसी तरह से एक देश अपने रिसोर्सेज को लगा सकता है पूरी तरह से लोगों के कल्याण के लिए, पूरी तरह से रक्षा के लिए लगा सकता है, या डिवीजन कर सकता है कि हमारे देश की बाउंड्री भी सुरक्षित रहे, कुछ हमारे रिसोर्सेज काम आ जाएं हमारे लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की आधारभूत जो भारत के नागरिक हैं उनकी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कुछ रिसोर्सेज काम आ जाएं कि हम इंटरनेशनल रिलेशन सुधारने के लिए अन्य देशों के साथ भी शेयर कर लें। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनके विकल्प बहुत सारे हैं, इन संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं। तो उनमें से चुनाव करना ये अपने आप में एक चैलेंज होता है। तो रक्षा सामग्रियों के क्रय करने पे अपना धन जो है, अपने जो संसाधन है वो लगाना चाहेगा एक देश, या फिर एक देश अपने अवसंरचनात्मक ढांचे को खड़ा करने के लिए लगाना चाहेगा, या फिर गरीबों और वंचित वर्ग के लिए योजनाओं में स्पेंड करना चाहेगा। तो इस तरह से संसाधनों के क्या होते हैं? वैकल्पिक उपयोग होते हैं। ये बात आपको पता रहनी चाहिए, और फील के साथ कि वैकल्पिक उपयोग, क्योंकि आपके सामने हर दिन हर समय विकल्प रहते हैं, है ना। आपके समय को लेकर, समय भी तो एक संसाधन है, समय क्या संसाधन नहीं है आपके पास? उसी समय को यूटिलाइज करके आप अपना जीवन संवार सकते हैं, उसी समय को बर्बाद करके आप आगामी दुख को बुलावा दे सकते हैं। तो ये आपके पास भी विकल्प रहता है। यहाँ पे देखिए, अर्थशास्त्र मानव की बेसिकली आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। आर्थिक गतिविधियां जिनमें धन जुड़ा हुआ रहता है, वो गतिविधियां जिनमें अर्थ जुड़ा हुआ है, यानी ये रहती है धन के इर्द गिर्द। पूरा अर्थशास्त्र जो है ये रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज भी क्या होते हैं? जिनमें धन समाहित होता है, तो ये धन के आसपास घूमता है पूरा सब्जेक्ट। इसमें देखिए, उत्पादन, उपभोग, बचत, विनियोग, मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, रोजगार के अवसर, जीवन की गुणवत्ता, इन सब का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। अलग अलग हम डेफिनेशन देखते हुए चल रहे हैं। अर्थशास्त्र क्या है? एक विज्ञान है, एक साइंस है, जो उद्देश्यों और विकल्पों, उपयोग वाले सीमित साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। बात वही रहेगी, डेफिनेशन में थोड़े बहुत शब्द चेंज हो सकते हैं, बात वही है। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उनका प्रबंधन करना है, इसी के इर्द गिर्द पूरा अर्थशास्त्र घूमता है। तो अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो उद्देश्यों और वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं, सेवाओं और सेवाओं के उत्पादन, यानी हमारी जो गुड्स हैं और सर्विसेज हैं, इनके उत्पादन, इनके वितरण और इनके उपभोग, यानी इनको प्रोड्यूस करना, इनका डिस्ट्रीब्यूशन करना और इनका कंजप्शन करना, इस प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र के अंदर। एडम स्मिथ 1776 इनकी बुक आई थी द वेल्थ ऑफ नेशंस। इसमें अर्थशास्त्र को इन्होंने कहा धन का विज्ञान, साइंस ऑफ वेल्थ, धन का विज्ञान कहा था एडम स्मिथ ने।
अर्थशास्त्र का वर्गीकरण। तो अर्थशास्त्र में पढ़ते क्या है, सिंपल सी बात है, अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं कि संसाधन सीमित हैं, इन संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं, इसके बाद हम इन संसाधनों का किस तरह से मैनेजमेंट करें, यानी कुल मिलाकर बात आ जाती है कि उत्पादन, इसके अलावा वितरण और फिर उपभोग, इस पूरी प्रक्रिया के चारों तरफ घूमता रहता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का वर्गीकरण हम दो भागों में अर्थशास्त्र को, इकोनॉमिक्स को बांटते हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि ऐसा इसलिए किया गया कि व्यक्तिगत स्तर पे हम पढ़ते हैं व्यष्टि के अंतर्गत, और पूरे देश, पूरी व्यवस्था के बारे में हम जानते हैं समष्टि में। अभी जब हम इनमें किन किन का अध्ययन करते हैं उस समय आपको प्रॉपर मैनर में डिफरेंस, अंतर जो है वो समझ आ जाएगा। जब हम पूरी तरह से अर्थशास्त्र को समझ लेंगे उसके बाद हम जानेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में, इकोनॉमी के बारे में। तो अर्थशास्त्र का वर्गीकरण दो भागों में, व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम पढ़ते हैं कि व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयां, इनका अध्ययन किया जाता है। जैसे एक उपभोक्ता के बारे में, एक फर्म के बारे में, एक फर्म, एक उत्पादक, एक उपभोक्ता, एक उद्योग, एक बाजार, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में बहुत छोटी इकाई के रूप में अध्ययन इसका किया जाता है, बहुत स्मॉल यूनिट के रूप में, एक एक यूनिट, एक व्यक्ति के बारे में कि वो अपनी आय को किस तरह से खर्च करना चाहता है। तो ये अध्ययन हम किस में करेंगे, उपभोक्ता जो है उसका किस तरह का व्यवहार है। तो उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, ये बाकायदा दिया ही गया है, ये सिद्धांत, ये थ्योरी दी गई है, इसको हम पढ़ते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। जब पूरे देश की व्यवस्थाओं की बात आएगी तो हम समष्टि अर्थशास्त्र, जैसे राष्ट्रीय आय किस में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इसको समष्टि अर्थशास्त्र में यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अगर बात आ रही है व्यक्तिगत आय की, व्यक्तिगत आय यानी एक व्यक्ति की आय क्या है, इसका अध्ययन चल रहा है, फिर उस आय के साथ वो किस तरह से मांग कर रहा है, किस तरह से आपूर्ति चल रही है, तो ये सारी बातें हम किस में पढ़ते हैं, व्यष्टि के अंदर यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जहां पे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म, एक बाजार, एक उद्योग, इनका अध्ययन किया जाता है कि ये किस तरह से व्यवहार करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में अनुकूलतम साधन आवंटन और आर्थिक क्रियाओं जैसे मांग और पूर्ति का अध्ययन किसमें करते हैं हम, डिमांड और सप्लाई। और हम जानते हैं कि डिमांड और सप्लाई फिर जो मूल्य है उसको निर्धारित करती है, उसमें भी हम जानेंगे। इन्हीं आधारों पे आगे से आगे ये जो डिवीजन है वो कंटिन्यूअस मैनर में चलता जाता है। राज्य की क्या भूमिका है, इस आधार पे अर्थव्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो ये सारी बातें एक स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे। तो यहाँ पे मांग और पूर्ति का अध्ययन हम किस में करते हैं, हम करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मूल्य निर्धारण, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत महत्वपूर्ण घटक है व्यष्टि अर्थशास्त्र का, मूल्य निर्धारण। मूल्य निर्धारण से संबंधित समस्याओं और नीतियों का अध्ययन करते हैं। जो मूल्य सिद्धांत है, मूल्य निर्धारण के लिए जो सिद्धांत दिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यष्टि अर्थशास्त्र बेसिकली छोटी आर्थिक इकाइयों के कार्यों का और उनके व्यवहार की जांच करता है। कौन, व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटी इकाइयों के व्यवहार की और उनके कार्यों की जांच करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत परिवार द्वारा विशेष वस्तु की मांग का अध्ययन करता है। बिल्कुल इंडिविजुअल जहां पे हम पढ़ते हैं, इंडिविजुअल के बारे में हम जानते हैं, इन सिद्धांतों के बारे में जानते हैं, वो किस में आता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। व्यष्टि व्यक्तिगत, व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसमें हम कौन कौन से सिद्धांत पढ़ते हैं, तो हम कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी को पढ़ते हैं, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत को। उपभोक्ता, व्यक्ति क्या है, उपभोक्ता। उपभोक्ता हम सभी कंज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी, एक उपभोक्ता किस तरह से व्यवहार करता है। एक उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वो किस तरह का व्यवहार करता है, और व्यवहार का मतलब वो मार्केट में किस तरह से डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है, किस तरह से उसकी जो परचेजिंग पावर होती है वो बढ़ती है तो फिर उसका क्या इंपैक्ट आता है, उसकी परचेजिंग पावर कम होती है तो क्या इंपैक्ट आता है, इन्फ्लेशन का उस पर क्या इंपैक्ट आता है। ये सारी बातें व्यक्तिगत स्तर पे, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पे हम अध्ययन करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, एक उपभोक्ता किस तरह से अपना व्यवहार करता है, इस पे थ्योरीज दी गई हैं, सिद्धांत दिए गए हैं अर्थशास्त्रियों के द्वारा। किस प्रकार एक उपभोक्ता अपनी आय को अलग अलग प्रयोगों में आवंटित करता है ताकि वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। जैसे आप भी उपभोक्ता हैं, आप पे भी ये लागू होता है। आप
आपके घर, अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, आप खुद कमाते हैं, तो फिर आप अपनी आय को किस तरह से मैनेज करते हैं, आप कितना खर्चा कहाँ पे करते हैं, आप अपने घर के रेंट पे कितना खर्चा करते हैं, आप अपने खाने पीने पे, फिर आप अपने कपड़ों पे, आप कितने की सेविंग करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर घर से पैसे आ रहे हैं तो उनको आप कैसे मैनेज करते हैं, अपने हॉस्टल का रेंट देते हैं, फिर आपके जो खाने पीने का मेस चार्ज रहता है फिर आप वो देते हैं, उसके बाद आपको बुक्स भी परचेज करनी होती हैं, तो आप किस तरह से अपनी आय का, जो भी आपकी आय है उसका आवंटन, उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आय को विभिन्न प्रयोगों में, क्योंकि प्रयोग तो आपको काम तो बहुत सारे करने हैं और सब में किसकी आवश्यकता है, पैसों की आवश्यकता है, तो एक उपभोक्ता अपनी आय को किस तरह से आवंटित करता है ताकि वह अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त कर सके, ये वाली बात आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फील हो सके। उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, अब यहाँ पे उपभोक्ता के साथ साथ उत्पादक क्या व्यवहार करता है ये भी तो इंपॉर्टेंट है, कि एक प्रोड्यूसर कौन सी वस्तुओं को प्रोड्यूस करना चाह रहा है, उत्पादक यह निर्णय कैसे लेता है कि उसे किस वस्तु का उत्पादन करना है तथा कितना उत्पादन करना है जिससे कि उसका लाभ अधिकतम हो सके। भाई जो मार्केट में डे टू डे की लाइफ में जो चीजें काम आती हैं तो उनको उत्पादन करके उसे पता है कि अगर वो उसमें अधिकतम लाभ कमा सकता है तो फिर उसकी बिक्री जो है वो ज्यादा होने वाली है। लेकिन यदि वो उस प्रोडक्शन के अंदर उसकी लागत ज्यादा आती है तो भले ही बिक्री ज्यादा हो रही हो, लेकिन अगर लागत ज्यादा आ रही है और वो अपनी लागत को, अपनी कॉस्ट को मैनेज नहीं कर पाए, तो ऐसे में चाहे बिक्री सेल ज्यादा हो रही हो लेकिन उसके बावजूद उसका प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। और बहुत बार बिक्री जो होती है, सेल जो होती है वो कम होती है, लेकिन पर्टिकुलर एक गुड के ऊपर मार्जिन जो रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है। तो आखिर एक प्रोड्यूसर किस तरह से ये निर्णय ले कि वो कौन सी वस्तु का उत्पादन करेगा तो कॉस्ट को मिनिमम रख के वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सकता है। क्योंकि उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, तो डेफिनेटली क्यों प्रोड्यूसर है, ताकि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सके। कोई उपभोक्ता है तो वो चाहेगा मैं उन वस्तुओं का उपभोग करूं जिससे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, तो वो चाहेगा कि मैं कुछ ऐसा प्रोड्यूस करूं जो सेल भी हो और उस पे मार्जिन भी अच्छा खासा और प्रॉफिट भी अच्छा खासा रहे। तो प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए करता है कि मैं कौन सी वस्तु का प्रोडक्शन करूं। तो यहां पे हम पढ़ते हैं उत्पादक व्यवहार सिद्धांत को, यानी प्रोड्यूसर बिहेवियर थ्योरी को। उत्पादक का और इसके अलावा उपभोक्ता का, दोनों के बिहेव के बारे में जो थ्योरी, जो सिद्धांत दिए गए हैं उन्हीं को हम पढ़ते हैं इसके अंतर्गत। और ये हम किस में पढ़ रहे हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस थ्योरी, कीमत सिद्धांत, किस तरह से बाजार में कीमतें जो है वो निर्धारित होती हैं। देखिए इसमें बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है, एक बड़ा कारक काम करता है कि कीमतों को निर्धारण करने के लिए बाजार को खुला छोड़ दिया गया है या फिर उसके अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है। तो इस बात का भी बहुत ज्यादा प्रभाव आता है कि कीमत निर्धारित कैसे हो रही है। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ते क्या है, कीमत सिद्धांत में ये अध्ययन किया जाता है कि बाजार में वस्तुओं की कीमत किस प्रकार निर्धारित होती है। बाजार में लिख दिया है, बाजार में, मार्केट में वस्तुओं की कीमत का निर्धारण कैसे होता है कि कितनी कीमत पे ये वस्तु बिकनी चाहिए। और इसी में मांग और आपूर्ति का सिद्धांत भी हम पढ़ते हैं जो कि कीमत सिद्धांत को पूरी तरह से अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो कीमत सिद्धांत किस तरह से काम करता है, प्राइस थ्योरी। समष्टि अर्थशास्त्र, हम सबका एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि किसमें हम पढ़ते क्या हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र है तो उसमें पढ़ते कौन कौन सी बातें, समष्टि अर्थशास्त्र है तो किन विषयों का अध्ययन करते हैं हम उसके अंदर। समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का, पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। यानी इंडिविजुअल से अब हम कहीं आगे निकल गए हैं, सारे इंडिविजुअल मिल गए हैं यहाँ आकर के, है ना। जैसे एक राष्ट्र की आय, इसके अलावा राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति। जब भी आप मॉनेटरी पॉलिसी को, फिजिकल पॉलिसी को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये किसका पार्ट है, ये समष्टि अर्थशास्त्र को आप पढ़ रहे हैं। यानी आप मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को। तो एटलीस्ट ये डिवीजन आपको पता रहना चाहिए कि कहाँ पे हम उत्पादक व्यवहार सिद्धांत को पढ़ते हैं और किसमें हम राष्ट्रीय आय को पढ़ते हैं। अब ये सारे वो टॉपिक हैं जो आप सबके एग्जाम के अंदर बाकायदा सिलेबस में दिए रहते हैं, है ना, कि राष्ट्रीय आय आकलन कैसे किया जाता है, राजकोषीय नीति कैसी होती है, मौद्रिक नीति कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई के कौन कौन से और काम हैं, कौन से मौद्रिक नीति के उपकरण होते हैं, टूल्स कौन से हैं, किस तरह से नियंत्रित की जाती है। इसके अलावा सरकारी बजट, आर्थिक समृद्धि जो कि
आर्थिक विकास की तुलना में संकीर्ण है। आर्थिक विकास बड़ी अवधारणा है, डायनेमिक थ्योरी है। आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों क्या इंडिकेट करते हैं, आर्थिक समृद्धि दर किसको बताती है और आर्थिक विकास क्या बताता है। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। मुद्रास्फीति, वस्तुओं की कीमतों का बढ़ जाना, लेकिन हम जानेंगे किस आधार पे बढ़ना, इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, आधार किसको बनाते हैं, भारत में इन्फ्लेशन किस तरह से काउंट किया जाता है, सब चीजों के बारे में जानेंगे। गरीबी, पुअर्टी के बारे में जानेंगे, बेरोजगारी के बारे में। लेकिन ये किसी एक व्यक्ति की तो नहीं है, राष्ट्र की आय है, यानी पूरे देश की। बेरोजगारी, किसी एक व्यक्ति की तो अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं हो रही है, सभी बेरोजगारों की। और इससे बेहतर, बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट वर्ड आने के साथ मैं कहती हूं कि इससे बेहतर इस वर्ड को और कौन जान पाएगा, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसके अलावा पुअर्टी, गरीबी किस तरह से अफेक्ट करती है इकोनॉमी को, किस तरह से एक विशियस सर्कल हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं अर्थशास्त्र में कि गरीबी किस तरह से एक दुष्चक्र का निर्माण कर देती है, एक विशियस सर्कल बन जाता है। कोई व्यक्ति गरीब है तो उस नाते फिर और ज्यादा गरीबी को बढ़ावा कैसे दिया जाता है, और ज्यादा गरीब वो व्यक्ति किस तरह से होता है, और फिर कौन से वो फैक्टर हैं अगर उनपे वो काम करे तो वो अपनी गरीबी से बाहर निकल सकता है। इसके अलावा और इसमें सरकार की, राष्ट्र की, राज्य की क्या भूमिका होनी चाहिए। समष्टि अर्थशास्त्र में सभी आर्थिक इकाइयों का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है और विश्लेषण किया जाता है, जिससे आर्थिक प्रणाली का विश्लेषण एवं बड़े पैमाने पर आर्थिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। बड़े पैमाने पे आर्थिक समस्याएं, बड़े पैमाने पे इसका मतलब अगर मौद्रिक नीति काम नहीं कर रही है तो ये पूरे बड़े पैमाने पे उस समस्या का समाधान ढूंढा जाएगा। अगर मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है तो ये बड़े पैमाने की बात है। किसी एक व्यक्ति के लिए तो इन्फ्लेशन काम कर नहीं रही है, पूरे देश को प्रभावित कर रही है, सभी लोगों को प्रभावित कर रही है। समष्टि अर्थशास्त्र में हम सिद्धांत कौन से पढ़ते हैं, आय का सिद्धांत, रोजगार का, समृद्धि संबंधी नीतियां, इनके व्यापक स्तर से, नीतियों के व्यापक स्तर से समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो संबंधित होता है। जॉन मेनार्ड किन्स 1936 के अंदर 1929 में ग्रेट डिप्रेशन, पूरे विश्व के अंदर एक आर्थिक महामंदी का दौर था। द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इन्होंने एक सिद्धांत दिया, इनकी बुक है ये वाली, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये किन्स के द्वारा दी गई पुस्तक है। अब हम जानेंगे कि किन्स कौन सी अवधारणा को मानते थे और किस तरह से एडम स्मिथ चाहते थे, और उनकी जो अवधारणा थी, उनके जो सिद्धांत थे, वो ये कहते थे कि किसी भी राज्य को, और राज्य यानी सरकार, गवर्नमेंट, और राज्य यानी देश की बात हो रही है, किसी भी राज्य को यानी सरकार को, स्टेट और फिर या फिर गवर्नमेंट, इनको किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप, कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए बाजार के अंदर, यानी वस्तुओं के उत्पादन में, उनकी मांग में, उनकी कीमतों के निर्धारण में, सब कुछ बाजार के हवाले छोड़ दो। बाजार में किसी वस्तु की डिमांड है तो फिर उसका प्रोडक्शन किया जाएगा और उसकी कीमत का निर्धारण भी कौन करेगा, बाजार करेगा, यानी सब कुछ बाजार के हवाले छोड़ दो। लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि भारत में जो मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया गया है, पहले तो अर्थव्यवस्था को जानेंगे, फिर भारत ने कौन सी अपनाई है उसके बारे में जानेंगे। वैसे तो आप सबको पता है कि भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था को हमने अपनाया है। भाई हमारा देश गौतम बुद्ध का मार्ग कैसे भूल सकता है, मध्यम मार्ग। लेकिन मैं हमेशा कहती हूं मध्यम मार्ग हर एक स्थिति में मत लगाना शुरू कर देना, इसमें भी आपके पास कॉमन सेंस होना चाहिए कि मध्यम मार्ग लगाना कहां पे है। पता चले आप एग्जाम हॉल में बैठकर जैसे ही पेपर सामने आया आपने मध्यम मार्ग को चुन लिया कि आधे क्वेश्चन सही करूंगा, आधे गलत करूंगा, या फिर ना ज्यादा सही करूंगा ना ज्यादा गलत करूंगा, यानी कुछ सही कर दिए कुछ गलत कर दिए, मामला बिगड़ जाएगा। मध्यम मार्ग कहां अपनाना चाहिए ये भी तो सेंस आपको रखना पड़ेगा कि आप अपने जीवन के अंदर कौन सी वो स्थितियां हैं जहां पे मध्यम मार्ग जो है वो सबसे बेस्ट पाथ हो सकता है। तो यहाँ पे हमने जो मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया है, ना हमने कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को अपनाया, ना हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट या स्टेट इकोनॉमी को अपनाया, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया जिसमें दोनों के कैरेक्टर्स हमें दिखाई देते हैं। तो वो हम जानेंगे। यहाँ पे आर्थिक मंदी का दौर किन्स के द्वारा समष्टि अर्थशास्त्र को एक शाखा के रूप में उभरने का यहाँ पे मौका मिला। किन्स ने बकायदा अपनी बुक लिखी, नई चुनौतियों से निपटने और विभिन्न क्षेत्रों के बीच परस्पर निर्भरता की जांच करने के लिए एक नई धारणा सामने आई। 1929 वृहद आर्थिक मंदी, ग्रेट डिप्रेशन का दौर था ये। उत्पादन और रोजगार का स्तर गिर गया था।
ऐसे में किन्स ने बकायदा ये कहा था कि उत्पादन, मूल्य स्तर और रोजगार, इन तीनों में आपस में बहुत ज्यादा इंटररिलेटेड हैं, यानी इनमें अपने आप में अंतः संबंध, तीनों के आपस में संबंध हैं, तीनों निकटता से संबंधित हैं। कौन कौन? रोजगार। हम जानते हैं कि जब उत्पादन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है। प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, रोजगार घट जाता है। रोजगार बढ़ता है, वो कीमत को प्रभावित करता है। उत्पादन बढ़ता है जिससे रोजगार बढ़ेगा। रोजगार बढ़ रहा है, लोगों के पास आय आ रही है, इसका मतलब वो कुछ खर्च करेंगे, यानी मार्केट के अंदर जो प्राइस वैल्यू, जो प्राइस है यानी कीमत जो है, उसका फिर निर्धारण होना स्टार्ट होता है। कीमत जो है वो प्रभावित होती है। तो ये तीनों आपस में क्या है? कनेक्टेड हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों के संयोजन के रूप में देखा जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक होती है फर्म, एक गवर्नमेंट, एक परिवार, एक यानी फैमिली, और दूसरा बाहरी क्षेत्र। इसमें से ये जो फर्म है, फर्म और गवर्नमेंट और फैमिली, ये तीनों तो डायरेक्ट इंटरकनेक्टेड रहते हैं और इन तीनों से बाहरी क्षेत्र जो है वो लिंक रहता है। बाहरी क्षेत्र इन तीनों के साथ लिंक रहता है। ये तीनों आपस में लिंक रहते हैं इस तरह से। समष्टि अर्थशास्त्र में हम अध्ययन किस किस का करते हैं, और ये डायरेक्ट आपको अपने सिलेबस में दिख जाएंगे। आप जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, या कोई अदर वनडे एग्जाम हो, आपके स्टेट लेवल का एग्जाम हो, आपके सिलेबस के अंदर जहां कहीं लिखा हुआ है राजकोषीय नीतियां, फिजिकल पॉलिसी, आपको पढ़ना है एक टॉपिक के रूप में, तो इसका मतलब ये वाली क्लासेस आपके लिए पूरी यूजफुल हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में हम इनको अध्ययन करते हैं। आप जब इन टॉपिक को पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप इकोनॉमिक्स में भी कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को, राजकोषीय नीतियां, मौद्रिक नीतियां, मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट बजट, सरकारी बजट, मुद्रा की पूर्ति, सप्लाई ऑफ मनी, साख सृजन, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन को, इसके अलावा अपस्फीतिक अंतराल किसे कहते हैं, विनिमय दर और भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि आपको शायद सबसे डिफिकल्ट टॉपिक में से लगते होंगे कि बजट को और भुगतान संतुलन को, इनको कोई एक्सप्लेन कर ले जाए तो मजा आ जाए। हम बहुत ही उदाहरण जो लेने वाले हैं वो बिल्कुल डे टू डे की लाइफ से उठाएंगे। तो विनिमय दर और भुगतान संतुलन, रोजगार से संबंधित सिद्धांत, ये पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको ज्यादा आने वाला है। समग्र मांग और समग्र पूर्ति, इनसे संबंधित जो सिद्धांत हैं, समग्र मांग और समग्र पूर्ति, समग्र वर्ड आ रहा है, किसमें पढ़ेंगे हम? समष्टि में पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था, ये तो हमने देखा सबसे पहले अर्थशास्त्र के बारे में। इकोनॉमिक्स, ये एक सब्जेक्ट के रूप में, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, एक सब्जेक्ट के रूप में हम इसमें कौन से टॉपिक को पढ़ते हैं। फिर हमने देखा इसका डिवीजन करके कि 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। दोनों के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ते हैं, किसका अध्ययन किया जाता है, ये बाकायदा हमने देख लिया। अब हम जानेंगे कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, एक क्षेत्र की, एक देश की व्यवस्था और अर्थशास्त्र, दोनों में अंतर क्या है। अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सिद्धांतों को, नियमों को, अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिए गए विचारों का, इनका वर्णन होता है अर्थशास्त्र के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। जबकि अर्थव्यवस्था में इन्हीं सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप से इनका प्रयोग किया जाता है। जो व्यवहारिक रूप से, जो बिल्कुल प्रैक्टिकली यूज में आते हैं, वो कहलाती है व्यवस्था। और जो सिद्धांत दिए जाते हैं, जो थ्योरीज दी जाती हैं, वो सभी हैं अर्थशास्त्र के अंदर। कि एक मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी या फिर रोजगार का सिद्धांत, तो थ्योरीज किस में हम पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। उसका इम्प्लीमेंट, उसका प्रैक्टिकल, उसका जो एग्जाम्पल या फिर प्रैक्टिकली उसे किस तरह से लागू किया जाएगा, व्यवहारिक रूप से किस तरह से प्रयोग किया जाएगा, ये हम पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था में। देखिए, दोनों में एक शास्त्र है, एक व्यवस्था है, तो मेजर डिफरेंस तो इन्हीं में समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों हैं तो अर्थ से ही संबंधित, दोनों हैं धन से ही संबंधित। एक है कि धन को प्राप्त करने के सिद्धांत क्या हैं, जैसे अगर आपके लिए समझा जाए इसे, कि एक है कि धन को प्राप्त करने के लिए कौन सी थ्योरी लागू की जाए, कौन सी थ्योरी होनी चाहिए, या क्या क्या थ्योरीज दी गई हैं। तो जहां सिद्धांतों की बात आ गई वो है शास्त्र, और फिर उसको प्रैक्टिकली यानी व्यवहारिक रूप से प्रयोग कर ले जाना, उसे कहते हैं व्यवस्था। तो एक शास्त्र है, दूसरी व्यवस्था है, यही इन दोनों में मेजर डिफरेंस है।
जब किसी देश को उसकी सभी आर्थिक गतिविधियों, आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है तो उसे हम कहते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था किसी देश की हो सकती है, किसी क्षेत्र की हो सकती है, आपके परिवार की भी व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि आपके परिवार की भी एक आय होती है, एक व्यय होता है, बचत होती है, किस तरह से आप अपनी आय को अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो ये पूरी क्या है, धन का प्रबंधन आप कर रहे हैं, व्यवस्था आप एक देख रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, आपके घर की अर्थव्यवस्था। तो और आप बोलते भी तो हैं डे टू डे की लाइफ में कि मेरी इकोनॉमिक कंडीशन आजकल ठीक नहीं चल रही, नहीं उसकी कंडीशन बहुत ठीक है, यानी उसकी अर्थव्यवस्था बहुत ठीक चल रही है, मेरी ठीक नहीं चल रही है, जो भी है, लेकिन डे टू डे की लाइफ में आप काफी बार इस वर्ड का यूज करते हैं। तो अर्थव्यवस्था किसी देश की हो सकती है, किसी क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र के व्यवहारिक स्वरूप को प्रदर्शित करती है। किसके अंदर, अर्थव्यवस्था में। तो अर्थशास्त्र का ही यूज करके जो व्यवस्थाएं हैं वो अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, हम ये तो नहीं कहते भारत का अर्थशास्त्र, नहीं, इकोनॉमिक्स में जिसने सिद्धांत दिए हैं, अवधारणाएं दी हैं, विचार दिए हैं अर्थशास्त्री, तो हम ये कह देते हैं भारतीय अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा है। फॉरेन का कोई अगर इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री है, तो उनके विचार, उनके सिद्धांत क्या हैं। और आप सभी जानते हैं कि अन्य देशों के सिद्धांत, थ्योरी जो हैं वो हमारे देश पे एज इट इज तो लागू नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे यहाँ की जो व्यवस्था या हमारे यहाँ पे जो सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है तो उसमें बाहर के सिद्धांतों को एज इट इज लागू किया ही नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे शास्त्र और व्यवस्था दोनों में क्या अंतर है ये हमने देख लिया। भारत की अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था, नेपाल की अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, आपके स्टेट की अर्थव्यवस्था, आपके घर की अर्थव्यवस्था, किसी क्षेत्र को पर्टिकुलर भी हम देख सकते हैं कि उसकी अर्थव्यवस्था कैसी है। अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अब हम इकोनॉमी लिख रहे हैं, इकोनॉमिक्स नहीं लिख रहे, अर्थशास्त्र नहीं लिख रहे, अर्थव्यवस्था लिख रहे हैं। अर्थव्यवस्था अपने क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं की मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है कि वहां पे कौन सी व्यवस्था को अपनाया जाएगा। मांग और आपूर्ति तथा अंतर्निहित मूल्यों की प्रकृति के आधार पे अगर हम अर्थव्यवस्था को देखें, क्या मांग चल रही है, क्या डिमांड चल रही है, क्या सप्लाई हो पा रही है, किस तरह से मूल्य का निर्धारण किया जा रहा है, अगर इस बेसिस पे अगर हम अर्थव्यवस्था को देखें तो इसके हम पढ़ते हैं 3 प्रकार। एक होती है बाजार आधारित अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी किसको कहते हैं, उत्पादन और कीमतें निजी स्वामित्व वाले व्यवसायों के बीच अप्रतिबंधित प्रतिस्पर्धा द्वारा निर्धारित की जाती है। यहाँ पे बाजार अर्थव्यवस्था का सिंपल सा मतलब है स्टेट का, गवर्नमेंट का कोई रोल यहाँ पे नहीं रहता। उत्पादन और कीमतें निजी स्वामित्व यानी इंडिविजुअल, पर्सनली ये निर्धारित की जाती हैं। निजी स्वामित्व वाले व्यवसायों के बीच अप्रतिबंधित प्रतिस्पर्धा द्वारा निर्धारित की जाती है, यानी कंपटीशन के द्वारा यहाँ पे निर्धारित की जाती है। और गैर बाजार अर्थव्यवस्था, नॉन मार्केट इकोनॉमी, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें वस्तुओं की और सेवाओं की और संसाधनों को आवंटित करने की और कीमतों का निर्धारण करने में सरकार का इंटरफेरेंस होता है, सरकार हस्तक्षेप करती है, इंटरफेयर करती है, जबकि यहाँ पे पूरी तरह से बाजार के हवाले छोड़ दिया जाता है कि डिमांड और सप्लाई अपने आप को मैनेज करेंगी और इसी के नाते यहाँ पे मूल्य का निर्धारण होगा, कीमतें निर्धारित होंगी, तो सब कुछ मार्केट के आधार पे। तो निजी स्वामित्व तो बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है ये, और गैर बाजार अर्थव्यवस्था यानी नॉन मार्केट इकोनॉमी, तो यहाँ पे पूरी तरह से सरकार का हस्तक्षेप, इंटरफेयर होता है हर एक क्षेत्र के अंतर्गत। मिश्रित अर्थव्यवस्था, कुछ सेक्टर को खुला छोड़ दिया, बाजार के हवाले कर दिया, कुछ पे गवर्नमेंट ने अपना अधिकार रखा, और जो बाजार के हवाले छोड़ा उस पे भी गवर्नमेंट नियामक की भूमिका में, रेगुलेट करने की भूमिका में जरूर रहती है। तो एक मिश्रित आर्थिक प्रणाली निजी संपत्ति की रक्षा करती है, यानी निजी संपत्ति का अस्तित्व भी है हमारे मार्केट के, हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर, हमारे भारत के अंदर। मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसा काम भारत ही कर सकता है, ऐसी व्यवस्था को अपनाने का। तो यहाँ पे निजी संपत्ति की रक्षा भी होती है और पूंजी उपयोग में आर्थिक स्वतंत्रता के स्तर की अनुमति भी देती है, लेकिन यह सरकार को लोक कल्याण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने की अनुमति भी देती है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि गवर्नमेंट के द्वारा इंटरफेरेंस क्यों किया जा रहा है, क्यों, क्योंकि हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया है। अब ध्यान कीजिए, अब हम पढ़ तो रहे हैं अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था को हम पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है पॉलिटी का कंप्लीटली यूज। सरकार लोक कल्याण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, अब ध्यान कीजिए,
आर्टिकल 36 से 51 ये है हमारे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बाकायदा सरकार को यानी राज्य को हमारे संविधान में अनुच्छेदों के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं और बाकायदा इन बातों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है और हमारे देश में सुपरमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो राज्य को हस्तक्षेप करना ही होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि राज्य के पास डीपीएसपी के तहत यानी इनको पालन करते हुए राज्य अपनी व्यवस्थाओं को चलाएगा। और डीपीएसपी में डायरेक्ट आर्टिकल्स में लिखा गया है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करे ताकि धन का केंद्रण ना हो सके, यानी जो वेल्थ है, जो धन है, संसाधन जो हैं वो एक जगह केंद्रित ना हो जाएं, किसी एक के पक्ष में ना हो जाएं। इसके अलावा राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि संसाधनों का सबके हित में बंटवारा हो। यानी हमारे राज्य के लिए कल्पना की गई है कि हमारा स्टेट, हमारी गवर्नमेंट, हमारी व्यवस्थाएं लोक कल्याण को बढ़ावा देने वाली होंगी। हमारे राज्य का ये कर्तव्य है कि असमानता को बढ़ावा ना दे कहीं से कहीं तक, यानी राज्य ऐसे काम ना कर दे जिससे इनइक्वलिटी बढ़ जाए। राज्य का कर्तव्य है कि वो समानता को बढ़ाने के लिए प्रयास करे, इक्वलिटी को लाने का प्रयास करे। तो यहाँ पे, और हम जानते हैं कि बिना धन के कुछ भी नहीं हो सकता, बिना संसाधनों के समानता आ ही नहीं सकती है। तो जब तक संसाधनों पे सबका हित, सबके हित में बंटवारा नहीं होगा, तब तक समानता कैसे लाई जा सकती है? तो संसाधनों पे, क्योंकि नेचुरल तो रिसोर्सेज तो नेचुरल हैं, संसाधन तो क्या है? प्राकृतिक हैं, उन पे तो सबका हक है। किसी एक वर्ग का, एक समुदाय का या एक व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता संसाधनों पे। भाई कोई व्यक्ति ऐसे थोड़ी कह सकता है कि गंगा नदी के पास मेरा घर है तो मैं तो इसका सबसे ज्यादा यूज करूंगा, इसे आगे बहने ही नहीं दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। रिसोर्सेज जो नेचुरल हैं उनका सबके हित में प्रयोग होना चाहिए। अच्छा, जो स्टेट हम इस तरह से पढ़ते हैं, राजस्थान, बिहार, यूपी, उड़ीसा, इस तरह से जो राज्य हम पढ़ते हैं, क्योंकि एक स्टेट देश को इंडिकेट करता है। एक स्टेट्स जो हैं ये हमारे राज्य हैं। प्रेजेंट में हमारी व्यवस्था में भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। इन राज्यों की मैं बात कर रही हूँ। कोई राज्य भी ये नहीं कह सकता कि हमारे राज्य के अंदर तो नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा हैं तो हम बाकी भारत देश के साथ उनका बंटवारा क्यों करें। तो ऐसा नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के बार बार नदियों को लेकर के जो वर्डिक्ट आते हैं तो बिल्कुल आपको सुनने में या न्यूज़पेपर में पढ़ने में आता होगा कि भी संसाधन सबके लिए होने चाहिए, संसाधनों का बंटवारा सबके हित में होना चाहिए। इसी पे हमारी न्यायपालिका, कार्यपालिका, हमारी विधायिका काम ही करती है, लोक कल्याणकारी, लोगों का कल्याण होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था हमारा राज्य करे। ये डीपीएसपी में भी बाकायदा लिखा गया है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी को हमने अपनाया है, जिसमें बाजार अर्थव्यवस्था के भी हमें गुण दिखाई देते, कैरेक्टर्स, लक्षण दिखाई देते हैं, और जो नॉन मार्केट इकोनॉमी हमने देखा, गैर बाजार अर्थव्यवस्था, उसके भी कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। किसी देश की आवश्यक आर्थिक गतिविधियां कितने तरह की होती हैं? तो ये एक उत्पादन, एक उपभोग और एक पूंजी का निर्माण, एक प्रोडक्शन, एक कंजप्शन और तीसरा है कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे किसी भी देश की आवश्यक जो आर्थिक गतिविधियां हैं, किसी देश की आवश्यक आर्थिक गतिविधियां वो है उत्पादन करना, उसका उपभोग करना, पूंजी का निर्माण करना। अर्थव्यवस्था के सामने चैलेंजेस कौन कौन से हैं, कौन सी समस्याएं हैं हमारी इकोनॉमिक के सामने? संसाधनों की कमी, अर्थव्यवस्था में संसाधनों के विकल्प, दो बातें हो गई हैं। संसाधनों की कमी या फिर हम कहें रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और दूसरा संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं। दोनों बातें हम जान चुके हैं क्या है, और ये दोनों ही क्या है? चैलेंज हैं। किसके सामने? अर्थव्यवस्था के सामने। इसलिए संसाधनों का उचित आवंटन किया जाना चाहिए। आवंटन का अध्ययन जो है वो 3 भागों में किया जाता है। सबसे पहले समस्या ये है कि क्या उत्पादन करना है, क्या उत्पादन करना है और किस मात्रा में करना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। क्या उत्पादन करना है से मतलब है कि भाई आपको कौन से वर्ग के लिए कौन सी वस्तुओं का निर्माण करना है, और क्योंकि असमानता को बढ़ावा भी नहीं मिलना चाहिए, ऐसी व्यवस्था भी हमें बनाए रखनी है। तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था को उत्पादन के लिए वस्तुओं का चयन करना कि कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, जो लग्जरी लाइफस्टाइल को मेंटेन करती हैं उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, या फिर, और क्योंकि हम जानते हैं जो प्रोड्यूसर है, जो कि हम वेस्टी अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं कि जो प्रोड्यूसर है वो तो पूरी ये कोशिश करता है कि भी मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। अब अगर लग्जरियस गुड्स के अंदर अगर उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो तो वो तो डेफिनेटली विलासिता की वस्तुएं ही बनाएगा। तो यहाँ पे क्या उत्पादन किया जाए और किस मात्रा में किया जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अर्थव्यवस्था को उत्पादन के लिए
वस्तुओं का चयन करना और उत्पादित होने वाली वस्तुओं की मात्रा का चयन करना, कितनी क्वांटिटी में बनाई जानी चाहिए, ये दोनों ही क्या होते हैं, चैलेंज होते हैं। उत्पादन कैसे करें, उत्पादन कैसे करें का सीधा सा मतलब है कि भाई हम प्रोडक्शन करने में मशीनों का ज़्यादा यूज़ करें या फिर हम श्रम का, लेबर का ज़्यादा यूज़ करें। जब हम मशीनों का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हम उसे कहते हैं कैपिटल इंटेंस, ये तो प्रोडक्शन है, कैपिटल इंटेंस प्रोडक्शन। इसके अंदर होगा क्या, कुशलता बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि तकनीक का यूज़ हो रहा है, मशीनों का यूज़ हो रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि श्रम जो है, लेबर जो है वो सस्ती होती है तकनीक की तुलना में, टेक्नोलॉजी मशीनों की तुलना में लेबर सस्ती होती है। तो एक प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, उत्पादक को चाहिए कि भाई उसका जो लागत, उसकी जो कॉस्ट है वो तो कमाए और लेकिन कुशलता ज्यादा हो उसकी वस्तुओं की। तो ऐसे में वो चूज करना पड़ता है उसे कि वो लेबर इंटेंस प्रोडक्शन चाहता है या कैपिटल इंटेंस प्रोडक्शन चाहता है। अगर लेबर इंटेंस होगा तो फिर कुशलता उतनी ज्यादा नहीं होगी, समय भी ज्यादा लगेगा, लेकिन हाँ उसकी कीमत कम होगी जहां पे लेबर इंटेंस है। भारत जैसे देश में जरूरत है कि लेबर को खपाया भी जाए, श्रम का ज्यादा से ज्यादा यूज भी हो ताकि रोजगार मिल सके सभी को। तो यहाँ पे फिर से एक चैलेंज, एक चुनौती, एक समस्या आ जाती है कि ठीक है पहले तो ये चुनाव तो कर लिया है, पहला पड़ाव पार कर लिया कि किस वस्तु का उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में करना है। अब बात आई कि मान लो डिसाइड कर लिया कि भी हमें तो गाड़ियों का प्रोडक्शन करना है और कितनी मात्रा में करना है ये भी सोच लिया। अब मुद्दा फिर से यहाँ पे आया कि आप लेबर को ज्यादा यूज में लेना चाहोगे, श्रम को यानी मजदूरों को, या फिर आप यूज में लेना चाहोगे टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा। अगर टेक्नोलॉजी लेते हो तो महंगी हो जाएगी वस्तु, आपकी गाड़ियां महंगी हो जाएंगी। अगर लेबर का यूज करते हो तो उतनी ज्यादा कुशलता नहीं आ पाएगी काम में, समय भी ज्यादा लगेगा, लेकिन हाँ कंपेरेटिव टू सस्ती पड़ेंगी। यहाँ पे फिर से एक चुनाव करना है। तो ये चुनाव की समस्या है यहाँ पे, उत्पादन कैसे करें। इस समस्या में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए अपनाई जाने वाली तकनीक का चयन शामिल होता है। श्रम प्रधान या पूंजी प्रधान, लेबर इंटेंस या कैपिटल इंटेंस। उत्पादन किसके लिए करना है, चलो इन दोनों में से भी चुन लिया। अब मुद्दा है उत्पादन किसके लिए करना है। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का वितरण और उपभोक्ताओं का चयन करना। यहाँ पे बात फिर से आती है कि आपको कौन से वर्ग के लिए, आपको हाई क्लास के लिए जिन्हें मतलब बहुत यूनिक चीजें चाहिए, चाहे क्वांटिटी कम में आप करें तब भी आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा, कौन से वर्ग के लिए आपको अपना उत्पादन करना है। तो उत्पादन किसके लिए करना है, कौन से वो व्यक्ति होंगे जो आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो यहाँ पे उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का वितरण और उपभोग का चयन करना ये शामिल होता है। संसाधनों का आवंटन और अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का वितरण किसी भी अर्थव्यवस्था की एक मूलभूत समस्या है कि संसाधनों का आवंटन किस तरह से हो और अंतिम वस्तुएं जो बन करके तैयार हो गई हैं। हम जानेंगे कि जीडीपी में कौन सी वस्तुओं को काउंट करते हैं, जीएनपी में हम क्या काउंट करते हैं, एनडीपी किसे कहते हैं, एनएनपी किसे कहते हैं, मूल्यह्रास क्या होता है, सब चीजें जानेंगे लेकिन एक एक करके। तो संसाधनों का आवंटन, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का वितरण किस तरह से, डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार हो, ये भी अर्थव्यवस्था के सामने क्या है, एक चैलेंज है, एक चुनौती है। उत्पादन संभावना सीमा, चाह तो मैं ये रही थी कि आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए चाहे, पर हम पीपीसी को भी पढ़ लें, लेकिन आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास भी आपकी यहीं से स्टार्ट हो जाएगी, जो जिसमें हम पढ़ेंगे उत्पादन संभावना सीमा, उत्पादन संभावना वक्र जिसे हम कहते हैं, पीपीएफ भी लिख दिया जाता है और इसे पीपीसी भी लिख दिया जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कह दिया जाता है और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कह दिया जाता है। फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं, लेकिन वो कल की क्लास में, क्योंकि अभी बेसिक इकोनॉमिक्स के अंदर ही हमारे काफी चैप्टर, मतलब काफी टॉपिक, चैप्टर तो नहीं, चैप्टर तो ये एक ही है, काफी टॉपिक हमारे बचे हुए हैं। जैसे हमें मांग का सिद्धांत भी पढ़ना है, हमें आपूर्ति का सिद्धांत भी पढ़ना है, हमें यह भी जानना है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं। हम फिर से पढ़ने वाले हैं कि प्राइमरी सेक्टर कौन सा है, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटनरी और क्वेनरी, यानी चतुर्थक और पंचम क्षेत्र भी हम जब पढ़ेंगे। इसके अलावा अर्थव्यवस्था को किन किन आधारों पे कितने वर्गों में बांटा गया है, डिवीजन किस तरह से आगे किया गया है। तो ये बेसिक वाली क्लास आज थोड़ी छोटी रखते हैं, नेक्स्ट क्लास आपकी थोड़ी बड़ी क्लास रहेगी, 1 घंटे से तो एटलीस्ट ज्यादा की रहेगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप इकोनॉमिक्स के बेसिक को एटलीस्ट आपने ये सीख लिया है कि इकोनॉमिक्स में और इकोनॉमी में क्या बड़ा अंतर होता है, और हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसको पढ़ते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम कौन से टॉपिक पढ़ते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।